हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, अब तक हम 7 लेक्चर्स जो है चैप्टर 7 इशू ऑफ शेयर्स अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की अपलोड कर चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 8 है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें शेयर्स को हम डिफरेंट वे में इशू कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है बाय द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, दूसरा तरीका है बाय कैश फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, तीसरा है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आइए बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिंपल से बता दूं कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब भी कंपनी अपने शेयर्स का प्लेसमेंट अपने प्रमोटर्स को या उनके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या कोई शेयर होल्डर ग्रुप्स ऑफ ए कंपनीज़ को या बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जब शेयर्स इशू करती है तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। आइए देखते हैं डिटेल में। एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, एक कंपनी में इशू शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑल्सो। कंपनी सेक्शन 52 के अकॉर्डिंगली कंपनी एक्ट 2013 में एक कंपनी क्या है, अपने शेयर्स प्राइवेट भी प्लेस्ड कर सकती है, यानी प्राइवेटली भी इशू कर सकती है। समटाइम्स द प्रमोटर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर कॉन्फिडेंट ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू प्राइवेट सोर्सेज एंड कॉन्टैक्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो फुली कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो आसानी से पैसा अपने प्राइवेट सोर्सेज से कलेक्ट कर लेंगे बजाय पब्लिक को शेयर इशू करने के। इन सच अ केस द कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर। और ऐसी कंडीशन में जो कंपनी होती है वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती, बट मेक्स ए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स, देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, शेयर होल्डर्स ऑफ ए ग्रुप कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम ICICI के नाम से जानते हैं। सो प्राइवेट प्लेसमेंट में सिंपली एक कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करने की बजाय क्या करती है, प्राइवेट लोगों को प्लेस करती है। When the shares are not offered to the public, the company need not issue an prospectus। तो ध्यान रखिए, जब कंपनी को पब्लिक को शेयर इशू नहीं करने होते तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। वो इसकी जगह क्या इशू करती है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इंस्टेड ऑफ इशूइंग ए प्रोस्पेक्टस द कंपनी द प्रमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस नोन एज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड मस्ट फाइल इट विद रजिस्ट्रार at least 3 days before the first allotment of either शेयर्स और डिबेंचर्स। यानी कंपनी जब भी शेयर्स और डिबेंचर्स प्राइवेटली प्लेस करती है तो उसको इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस करने की जरूरत नहीं होती, उसकी जगह पर उसे एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और रजिस्ट्रार के पास कम से कम 3 दिन पहले, जब पहली बार शेयर्स या डिबेंचर इशू कर रही है या अलॉट कर रही है, तो उसे रजिस्ट्रार के पास उसे 3 दिन पहले क्या करना पड़ता है, जमा कराना पड़ता है। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स द अलॉटी विल नॉट सेल देयर शेयर्स फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। ध्यान रखिएगा, इस प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में जिनको हम शेयर्स अलॉट करते हैं वो अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते हैं कम से कम 3 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब से उनको शेयर्स हमने क्या किए हैं, अलॉट किए। यानी कंपनी जब से उनको शेयर अलॉट करती है तो उसके एटलीस्ट 3 साल तक वो उन शेयर को नहीं बेच सकते। और दिस इज़ द पीरियड विच इज़ नोन एज लॉक इन पीरियड। और इस पीरियड को हम किस नाम से बुलाते हैं, लॉक इन पीरियड के नाम से जानते हैं। आइए एक छोटा सा कंसेप्ट और है, उसे और देख लेते हैं साथ साथ। स्वैट इक्विटी शेयर। स्वैट इक्विटी शेयर क्या होते हैं? बेसिकली ये वो इक्विटी शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी अंडर सेक्शन 54 किस पर इशू कर सकती है, डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। किनको? अपने एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को। और किसके बदले में? कंसिडरेशन अदर देन कैश के बदले में। यानी कि अगर डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ कोई टेक्निकल स्किल्स कंपनी को दे रहे हैं तो उसके बदले में यदि कंपनी के पास पैसा पेड करने के लिए नहीं है तो कंपनी इन शेयर्स को अंडर सेक्शन 54 क्या कर सकती है, डिस्काउंट पर इशू कर सकती है अदर देन कैश कंसिडरेशन के तौर पर। आइए पढ़ते हैं क्या होते हैं स्वैट इक्विटी शेयर। ए कंपनी में इशू स्वैट इक्विटी शेयर्स एज पर सेक्शन 54 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। Sweat equity shares means equity shares issued by company to its employees or directors at a discount for consideration other than cash for providing know-how or making available intellectual property rights. Such shares cannot be resold by their holders within a period of 3 years called lock-in period। और ऐसे शेयर्स भी एम्प्लॉयज़ या प्रमोटर्स के द्वारा, कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा
सेल नहीं किए जा सकते। अगर उन्होंने एक बार इनको ले लिया है या उनको हमने एक बार ये इशू कर दिया तो 3 साल तक वो इनको क्या नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। और इस पीरियड को जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा लॉक इन पीरियड के नाम से जानते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट ए कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स एट ए प्राइस लोअर देन नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। और ध्यान रखिए कि इस प्रकार के शेयर्स बेसिकली जो कंपनी क्या करती है, जो मार्केट प्राइस होता है उससे कम प्राइस पर इशू करके चलती है, राइट। द एंट्रीज फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स आर द सेम एज इशू ऑफ अदर इक्विटी शेयर्स। जो स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं उनकी जर्नल एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम उसी तरीके से होता है जैसे कि हम अदर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं। सो ये था हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो हमारे पास टोटल हमने पढ़ा कि भाई इशू ऑफ शेयर्स को हम 3 तरीके से इशू कर सकते हैं। पहला पार्ट था हमारा फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, दूसरा था पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर कैश। पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर कैश को डिस्कस करने से पहले बीच में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है जिसे हम बोलेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो आइए देखते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है। देखिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अगर हम ESOP या ESOS के बारे में बात करें, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के बारे में बात करें, तो ये एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें कि कंपनी अपने उन एम्प्लॉयज़ को कंपनी को छोड़कर जाने के लिए मतलब रोकती है, छोड़ने नहीं देती, जो बहुत ही मतलब कंपनी के लिए क्या है, एक अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं जिनसे कंपनी की प्रोग्रेस में जो है ना वृद्धि हो रही है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, या जो कंपनी के लिए बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जो बड़े कड़े मेहनती एम्प्लॉयज़ हैं या कंपनी की रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छे वो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी अपनी एक गुडविल मार्केट में जिसकी वजह से कस्टमर कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को जब कंपनी छोड़कर नहीं जाने देती तो बदले में उनको एक ऑप्शन देती है कि जो मार्केट में उनके शेयर्स है, जो उनकी मार्केट वैल्यू है, उनको आने वाले 2 साल 5 साल 7 साल के बाद उनको वो शेयर्स जो ना ऑफर करेगी कम प्राइस पर, जिसका प्राइस पहले से ही कंपनी क्या कर देती है, फिक्स कर देती है। आइए एक बार देखते हैं ESOS होता क्या है। अंडर सेक्शन 62(1) ऑफ बी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी में ऑफर shares to its employee under a scheme of employee stock option by passing a special resolution at general meetings of company। कंपनी क्या करती है कि अपने जो है ना एम्प्लॉयज़ को शेयर्स ऑफर करती है एक स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मींस द ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब होता है एक ऑप्शन, राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन, एक प्रकार का राइट है ये एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव या कोई लाइबिलिटी या कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। गिवन टू होल टाइम डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ right to purchase or subscribe at a future date the securities offered by the company at predetermined price which usually is lower than the market price। और इसके दौरान कंपनी जो है उनको क्या करती है, एक ऐसे शेयर्स ऑफर करती है जो मार्केट प्राइस में तो जो है ना एक हायर प्राइस पर है, लेकिन उनको मार्केट प्राइस से कम रेट पर, लोअर देन मार्केट प्राइस पर प्रोवाइड करती है। द एम्प्लॉयज़ मे और मे नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। ये अब एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड करता है कि वो इस ऑप्शन को एक्वायर्ड करें या ना करें, यानी वो इन ऑप्शंस को परचेज करें या ना करें। दिस इज़ ए वॉलंटरी स्कीम ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी टू गिव इट्स एम्प्लॉयज़ ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ये कंपनी के द्वारा एक इस प्रकार की स्कीम होती है कि जिससे एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ जुड़ा हुआ अपने आप को क्या करे, महसूस करे। शेयर्स अलॉटेड अंडर दिस स्कीम शैल बी लॉक्ड इन द फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। और इस प्रकार के जो शेयर्स अगर एम्प्लॉयज़ ले लेता है तो एटलीस्ट वो लेने के 1 साल तक उनको बेच नहीं सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। इन द अदर वर्ड्स शेयर्स इशूड अंडर ESOS कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और सिंपली हम ये कहें कि भाई लॉक इन पीरियड ESOS के लिए क्या होता है, तो ESOS का लॉक इन पीरियड होता है 1 ईयर, कम से कम 1 साल तक वो इनको बेच नहीं सकते। जैसे स्वेट इक्विटी शेयर में 3 साल तक लॉक इन पीरियड है, प्राइवेट प्लेसमेंट में 3 साल का लॉक इन पीरियड है, वैसे ही ESOS एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के दौरान जो ऑप्शन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है उसका जो लॉक इन पीरियड है वो कितना है, 1 साल। यानी जब वो शेयर्स परचेज कर लेंगे तो उसके 1 साल तक वो उनको सेल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया जाता है ESOS होता क्या है, तो आपको पता लग गया होगा ESOS क्या होता है। एक ऐसी स्कीम जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स ऑफर करती है थ्रू एन ऑप्शन राइट, जो कि एक ऑब्लिगेशन नहीं होता, और ये एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड करता है कि वो इस ऑप्शन को परचेज करें या ना करें। और ऐसे शेयर्स जो एम्प्लॉयज़ परचेज कर लेते हैं तो कम से कम 1 साल तक उनको अपने पास
उन्हें रखना होता है, उससे पहले वो उनको सेल नहीं कर सकते। अब बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस फॉर इशू ऑफ ईसोस। भाई ईसोस को इशू करने की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ए कंपनी मे ऑफर द शेयर्स स्टॉक अंडर दिस स्कीम आफ्टर फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन। एक कंपनी ई शॉप के दौरान शेयर्स कब इशू कर सकती है, जब वो इन कंडीशन को क्या कर देगी, फुलफिल कर देगी। पहली कंडीशन है दीज शेयर्स आर ऑफ द सेम क्लास ऑफ द शेयर्स ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी। ये वो शेयर्स होने चाहिए जो पहले से इसी प्रकार की क्लास के शेयर इशू किए जा चुके हैं। जैसे सपोज कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, तो वो इक्विटी शेयर्स को ही एज ए ई सोर्स क्या कर सकती है, ऑफर कर सकती है, ई शॉप एज ए ऑफर कर सकती है। सेकंड, एक स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास बाय कंपनी टू दिस इफेक्ट। और इस प्रकार का डिसीजन लेने के लिए कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। स्पेशल रेजोल्यूशन है स्टैंडिंग फॉर एटलीस्ट 3/4 जो है परमिशन अपने शेयर होल्डर्स की लेनी होती है। यानी 75% शेयर होल्डर जब नियर अबाउट इस बात के लिए कह दे कि हाँ वो इस प्रकार के शेयर्स ऑफर करना चाहते हैं, देन ओनली द कंपनी कैन ऑफर सच टाइप ऑफ शेयर्स। थर्ड वन है द रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, क्लास ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ टू होम सच इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड। और इस प्रकार के शेयर्स को जब हम इशू करते हैं तो उस पर उस रेजोल्यूशन में सपोज लिखा गया हो कि वे कितने शेयर आप इशू करना चाहते हैं, उनका करंट मार्केट प्राइस क्या है, किस प्राइस पर आप उसको इशू करेंगे, किस प्रकार के डायरेक्टर्स को आप इशू करेंगे, एम्प्लॉयज़ को इशू करेंगे, और जो इस प्रकार के इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे वो किस क्लास से बिलोंग करेंगे। फोर्थ वन कंडीशन है at the date of such offers not less than 1 year must have elapsed since the company had commenced the business। और कंपनी को कम से कम 1 साल हो चुका हो इस प्रकार के शेयर इशू करने से पहले। फिफ्थ वन है द शेयर्स मस्ट बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद सेबी गाइडलाइंस। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसकी गाइडलाइंस के थ्रू ये शेयर्स क्या किए जाने चाहिए, इशू किए जाने चाहिए। और अगर हम बात करें कि भाई कंडीशंस क्या है हमारी, हमने कंडीशंस देखी कैसे कैसे कंपनी शेयर्स को इशू करती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस प्रकार के शेयर्स इशू करने का, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो बड़े ही मन लगाकर या बिलोंगिंगनेस के साथ कंपनी का काम करते हैं या कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने में मददगार होते हैं, सहायक सिद्ध होते हैं। और ऐसे एम्प्लॉयज़ थोड़े से लालच के चक्कर में कहीं दूसरी कंपनी में जाने को तैयार हो जाते हैं। उनको उस लालच से बचाकर अपने पास रखने के लिए कंपनी जनरली इस प्रकार के क्या करती है, शेयर ऑफर उनको करती है। आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ द ई शॉप। क्या इसके ऑब्जेक्टिव या इम्पोर्टेंस है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंस्पायर द एम्प्लॉयज़ टू हैव हायर पार्टिसिपेशन इन द कंपनी। इसका बेसिक जो पर्पज़ है, बेसिक जो इम्पोर्टेंस या ऑब्जेक्टिव है ई शॉप का, वो क्या होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करें, इंस्पायर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके कंपनीज़ के ग्रोथ में, कंपनी के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास इट्स अनदर ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। और इसका एक और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई ये एम्प्लॉयज़ के हैंड में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहती है। क्योंकि जनरली ऐसे शेयर्स कंपनी जब ऑफ़र करती है तो वो उनको एक कंडीशन के साथ मतलब ऑफ़र करती है कि भाई आप इन शेयर्स को 3 साल के बाद ले सकते हैं या 4 साल के बाद ले सकते हैं या 5 साल के बाद ले सकते हैं। और जनरली ये शेयर्स क्योंकि लोअर देन मार्केट प्राइस पर इशू किए जाते हैं। सपोज एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है और कंपनी उसको अपने एम्प्लॉयज़ को 50 रुपये में इशू करना चाहती है, लेकिन एक कंडीशन भी देती है साथ में कि वो इनको 3 साल या 4 साल या 5 साल जब तक वो हमारे यहाँ काम करेंगे तो उसके बाद उनको ये राइट मिलेगा, वो इनको परचेज कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि एक राइट होता है, किसी प्रकार का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता एम्प्लॉयज़ पर। एम्प्लॉयज़ चाहें तो इसको ले सकते हैं और चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन है ऑल्सो ईसॉप इज अ मीन्स टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट द गुड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। कंपनी ये भी चाहती है कि जो उसके अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मोटिवेट करे, उनको रिटेन रखे और उनको जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखे। इसलिए भी कंपनी इस प्रकार की स्कीम उनको ऑफर करती है। द ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज़ टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ कंपनी इज़ बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी। कंपनी ऐसा ऑफर केवल अपने एम्प्लॉयज़ को इसलिए करती है क्योंकि वो उनको अपने यहाँ एज एन एम्प्लॉयमेंट के तौर पर रखना चाहती है, वो अपने यहाँ उनको बनाए रखना चाहती है एम्प्लॉय के तौर पर। हैंस द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड मार्केट प्राइस इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। और जो इस प्रकार का डिफरेंस आता है कंपनी के द्वारा इशू किए गए शेयर्स में कि भाई मार्केट प्राइस तो मान लीजिए 100 रुपये है, इशू प्राइस कंपनी उनको ऑफर प्राइस दे रही है 50 रुपये, तो 50 रुपये का जो गैप है वो एक प्रकार से कंपनी के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो
जाता है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन, और इसको हम क्या मानते हैं, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन मानते हैं, ट्रीटेड लाइक डेफर्ड एक्सपेंसेस विच इज़ टू बी अमोर्टाइज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, जो कि स्ट्रेट लाइन बेसिस पर क्या किए जाते हैं, अमोर्टाइज किए जाते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच इसकी हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल थ्योरेटिकल अप्रोच है। तो हमें यहाँ पर इनके बारे में क्या समझना है कि भाई ईसोप या ईसोप होता क्या है, क्या कंडीशंस हैं और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आइए बात करते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में कि एक कंपनी जब कैश के बदले में शेयर इशू करती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से वो शेयर्स आम जनता को इशू करती है। तो इस पार्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए मैं यहाँ ये एक बात रखूँगा कि फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन बाय द पब्लिक कंपनी फॉर इशू ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक। जो पब्लिक कंपनी होती है उसको ये जो पार्टिकुलर स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना होता है यदि इस प्रकार के शेयर्स वो इशू करना चाहती है आम जनता को। तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ये देखते हैं। स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है हमारा इशू प्रोस्पेक्टस, रिसीव्ड एप्लीकेशन, मेक अलॉटमेंट्स एंड टू मेक कॉल्स। तो कंपनी को इन चार स्टेप्स को फॉलो करना होता है जनता को शेयर्स इशू करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बेसिकली एक कंपनी का पूरा डिटेल्ड पार्ट होता है जिसमें कंपनी की डिटेल गिवन होती है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, किस प्रकार के शेयर इशू करना चाहती है, क्या उनका इशू प्राइस है, क्या उनका नॉमिनल प्राइस है, और कब तक एप्लीकेशन ओपन रहेंगी, कब एप्लीकेशन क्लोज रहेंगी, फुल टाइम डायरेक्टर्स कौन कौन है, पार्ट टाइम डायरेक्टर कौन कौन है, कंपनी का हेड ऑफिस का, इस प्रकार की सारी डिटेल कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती हैं। तो कंपनी जब इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन करती है, जब इस प्रकार के शेयर इशू करती है तो वो बेसिकली क्या करके चलती है, प्रोस्पेक्टस इशू करके चलती है। आइए देखते हैं क्या होता है इशू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर्स। बेसिकली एक प्रकार का इन्विटेशन है पब्लिक को कि वो जो है ना कंपनी के शेयर्स को क्या करे, परचेज करे। इट डिस्क्राइब्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टिंग पब्लिक। जो ये प्रोस्पेक्टस होता है बेसिकली वो क्या डिस्क्राइब करता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी की साउंडनेस, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, पब्लिक को इनवाइट कर सके, अट्रैक्ट कर सके शेयर्स को खरीदने के लिए। इट कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन कंटेंट होती है आइए देखते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, रिस्क इन्वॉल्व इन द इशू, कंसेंट फ्रॉम द सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑथोराइज्ड इशूड शेयर कैपिटल कितनी है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स नाउ ऑफर्ड फॉर द सब्सक्रिप्शन, टर्म्स ऑफ प्रेजेंट इशू, डेट ऑफ ओपनिंग, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द शेयर्स। ये सारी बातें हम प्रोस्पेक्टस में कंपनी क्या करके चलती है, इशू करके चलती है। नेक्स्ट है टू रिसीव एप्लीकेशंस। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एप्लीकेशंस को रिसीव करना। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस फिल करते हैं। कॉलेज का प्रोस्पेक्टस फिल करने के बाद क्या होता है कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, उसको फिलअप करते हैं, उस फॉर्म को फिलअप करके वापस सबमिट कराते हैं। और स्कूल या कॉलेज जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें जब वो फॉर्म आप सबमिट कराते हैं तो उसके द्वारा जो फॉर्म आपसे लिया जाता है उसके बाद एक आपसे फीस ले ली जाती है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। और आपको कहा जाता है कि भाई 15 तारीख को या महीने के एंड में क्या लगेगी, लिस्ट लगेगी, आप अपना नाम चेक कर लें आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। उसी प्रकार से कंपनी क्या करती है, जो पब्लिक प्रोस्पेक्टस परचेज करते हैं उनके साथ उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, उन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं और कंपनी को सबमिट करते हैं और साथ में एप्लीकेशन मनी भी सबमिट करा देते हैं, जिससे उनको ये हो जाए कि भाई उनको भी कंपनी के शेयर्स क्या कर सके, क्या उसके अलॉट हो सके। आइए देखते हैं एप्लीकेशन रिसीव में हम लोग किन किन पॉइंट्स को बेसिकली इंक्लूड करके चलते हैं। टू रिसीव एप्लीकेशन, सेकंड स्टेप, आफ्टर रीडिंग द प्रोस्पेक्टस द पब्लिक अप्लाइज फॉर द शेयर्स इन द कंपनी ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ईच एप्लीकेशन मस्ट अकम्पनी द एप्लीकेशन मनी विच इज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस, but it should not be less than 25% of issue price of each share. Now what it means to say 25% of issue price of share? सपोज करिए एक शेयर आप इशू कर रहे हैं 100 रुपये वाला, तो इसके 25% से कम हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नहीं करनी है। कम से कम 25% एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होनी चाहिए, किसका, इशू प्राइस का। अगर ये शेयर 100 रुपये वाला कंपनी 110 में इशू कर दे तो
तो 110 का 25% जो है कंपनी एटलीस्ट जो एप्लीकेशन मनी क्या करेगी, रिसीव करेगी। द अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक इन ए शेड्यूल्ड बैंक। द नेम ऑफ कंपनी शेड्यूल्ड बैंक इज ऑल्सो मैंशनड इन द प्रोस्पेक्टस। और ये पैसा सारा का सारा जो पब्लिक है वो कहाँ जमा कराएगी, कंपनी के एक शेड्यूल बैंक में जमा कराएगी, जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, मैंशनड होता है। थर्ड वन स्टेप हमारा क्या है, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जैसे ही पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, पब्लिक उसको परचेज करती है, पढ़ती है, उनके साथ एप्लीकेशन फॉर्म उनको रिसीव करते हैं, उनको फिल करते हैं और कंपनी में जमा कराते हैं विद द 25% ऑफ इशू प्राइस ऑफ द शेयर। तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, उनको शेयर्स अलॉट करना स्टार्ट करती है। आफ्टर द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी एक्सपायर्स, द बैंक सेंड्स ऑल एप्लीकेशंस to the company. The directors of company cannot proceed to allot shares unless minimum subscription mentioned in the prospectus have been received by the company. सर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखिए बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कम से कम 90%, कम से कम कितना, 90% एप्लीकेशंस पब्लिक जो है ना अप्लाइड करें। कम से कम 90% एप्लीकेशन पब्लिक के थ्रू आनी चाहिए उन शेयर्स को खरीदने के लिए। यदि 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कंपनी के पास नहीं आती हैं, देन कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर्स टू द पब्लिक, राइट। उसे बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आइए पढ़ते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ी सी डिटेल। होता क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अंडर सेक्शन 39 ऑफ 1 द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स that a company cannot allot any securities of the company to the public unless the amount stated in prospectus as minimum amount has been subscribed and the sums payable on application for the amount so stated have been received by the company by check or other instrument which has been paid, राइट। यानी कम से कम जो अमाउंट स्टेटेड की गई है उतना पैसा कंपनी के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, रिसीव्ड किया जाना चाहिए। देन ओनली कंपनी क्या कर सकती है, उन शेयर्स को इशू कर सकती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स द अमाउंट इन विच द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर्स इज द मिनिमम टू बी रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स सो एज टू प्रोवाइड द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। और ये मिनिमम कंडीशन 90% ऑफ द इशूड शेयर रखी गई है। यानी कि अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है तो मानिए कि 9,000 शेयर के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आना जरूरी है। यदि एप्लीकेशन उससे कम आती है तो कंपनी ऐसे शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए कंपनी क्या करती है, अल्टरनेटिव बना कर रखती है। वो अल्टरनेटिव क्या है, वो अंडर राइटर्स को फिक्स कर लेती है। अंडर राइटर्स को विद गिविंग कमीशन कि भाई अगर हमारे शेयर्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम रह जाएँ तो आप उन शेयर्स को परचेज कर लेंगे, ऐसी हमें गारंटी दे। और बदले में कंपनी क्या करती है, उनको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पर कमीशन पेड करती है, राइट। तो इस प्रकार की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए किन की रिक्वायरमेंट होती है, जनरली अंडर राइटर्स की। और ये बाय डिफॉल्ट कंपनी के द्वारा अपॉइंट होते हैं, चाहे कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल हो या ना हो। आइए देखते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे रिक्वायरमेंट्स की कि भाई कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जिनके लिए कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करना जरूरी होता है। सबसे पहला, फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज और एग्रीड टू बी परचेज। यानी कंपनी किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहती है या खरीदने के लिए उसने कोई एग्रीमेंट कर रखा है, तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कंपनी को मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का आना कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा है फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, जो कि कंपनी के फॉर्मेशन पर कंपनी क्या करती है, खर्च करती है। इनमें बेसिकली अगर हम बात करें तो जैसे ड्यूटी पेबल ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह शामिल करके चलते हैं। ये वो खर्चे होते हैं जो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं और कंपनी को इन्हें करना कंपलसरी होता है। थर्ड वन पॉइंट है फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड बाय द कंपनी फॉर द अबव पर्पजेज। यदि कंपनी ने मान लीजिए किसी प्रकार का कोई उधार पैसा ले रखा है तो उसको रीपेड करने के लिए भी कंपनी को क्या करना पड़ता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करना जरूरी होता है, रिसीव करना जरूरी होता है। जो जिस पर्पज़ के लिए बेसिकली कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, यदि उसके लिए कोई लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट करने के लिए कंपनी को कम से कम 90% एप्लीकेशन रिसीव होना जरूरी है। फॉर वर्किंग कैपिटल, कंपनी को अपने रूटीन की एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखने के लिए जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एनी अदर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द यूजुअल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, और इसके अलावा किसी और प्रकार के खर्चे जो कि बिजनेस में रूटीन में रिक्वायर्ड होते हैं
उनको मेंटेन करने के लिए भी कंपनी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होती है। आइए एक बार देख लेते हैं कि सेबी ने क्या कंडीशन रखी है कि सेबी के अकॉर्डिंगली मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कितनी अमाउंट फिक्स की गई है। कंपनी एक्ट 2013 हैज़ प्रिस्क्राइब द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनी एक्ट 2013 में इसके रिगार्डिंग कोई भी मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं की गई, हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बट however, according to SEBI guidelines, the minimum subscription has been fixed at 90% of the issued amount. As per section 39 of 3, company has to get minimum subscription within 30 days from the date of issue of prospectus. If the company fails to receive the minimum subscription within the said period, the company cannot proceed with the allotment of shares and entire application money must be returned within the next 15 days. तो कंपनी को नेक्स्ट 15 डेज में क्या करनी पड़ती है, ये सारा पैसा वापस करना पड़ता है। इफ देयर इज अ डिले इन रिफंड ऑफ सच अमाउंट बाय मोर देन 15 डेज, द कंपनी शैल बी लायबल टू रीपे इट विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर annum फॉर द डिलेड पीरियड। तो कंपनी को उस टाइम पीरियड के लिए जिसके दौरान उसने इस पैसे को रीपे करने में देरी की है, तो 15% पर annum की रेट से इंटरेस्ट क्या करेगी, पेड करके चलेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट स्टेप था हमारा टू मेक कॉल्स। टू मेक कॉल्स को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और देख लेते हैं। मान लीजिए कंपनी किसी प्रकार से कंपनी के पास क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए। कंपनी के पास शेयर्स आ सकते हैं ना, कि मान लीजिए कंपनी ने शेयर्स तो इशू किए 10,000 और 10,000 शेयर के बदले में एप्लीकेशन आ गई 12,000 के लिए, और कंपनी ने केवल 10,000 को 10,000 दिया और 2,000 को एक भी शेयर इशू नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करती है, लेटर ऑफ रिग्रेट उनको इशू कर देती है विद ए चेक फॉर रिफंड ऑफ द एप्लीकेशन मनी, और जो पैसा उनसे एप्लीकेशन के तौर पर रिसीव किया होता है उस पैसे को वो उस लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ वापस भेज देती है। टू मेक कॉल्स, फोर्थ स्टेप था टू मेकिंग कॉल्स। अब ये मेक कॉल्स का क्या मतलब है, कंपनी जैसे ही शेयर्स इशू करती है तो अपने सारे पैसे को चाहे तो वो इकट्ठा एप्लीकेशन पर मंगवा सकती है, या चाहे तो उनको टुकड़ों में भी मंगवा सकती है। टुकड़ों में मंगवाने का मतलब क्या है, यदि कंपनी मान लीजिए शेयर इशू करती है तो अपने पैसे को सपोज 10 रुपये वाला शेयर इशू किया, तो उसको 3 कॉल पर 4, 4 और 2 इस तरीके से कंपनी क्या कर सकती है, पैसा मांग सकती है। 4 रुपये एप्लीकेशन पर, 4 रुपये अलॉटमेंट पर, 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें डिस्कस करने के हैं। द अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आर नॉट कॉल्स। ध्यान रखिएगा, जो पैसा एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट पर आएगा उसको आप कॉल्स नहीं कहेंगे, बट सब्सिक्वेंटली इंस्टॉलमेंट एज एंड व्हेन डिमांडेड आर कॉल्स। बट इसके अलावा जो भी पैसा कंपनी अपने शेयर्स पर मांगती है तो उसे क्या कहेंगे, कॉल्स कहेंगे। यानी कि क्या कहना चाहते हैं कि मान लीजिए शेयर 10 रुपये का है, उसमें से 4 रुपये एप्लीकेशन पर, 4 रुपये अलॉटमेंट मांग लिया, तो ये कॉल्स नहीं होंगी। कॉल्स कौन सी होंगी, इसके बाद जो पैसा बच गया और कंपनी जो उसको मांगती है टुकड़ों में, जैसे कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, वो कॉल्स के तौर पर जानी जाएंगी। राइट, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा MCQ। द कंपनी में डिमांड द होल अमाउंट of a share on application in one installment if the whole of the amount of share is not paid on application allotment, the unpaid amount may be called by the directors in one or more installment. Each installment is named as first call, second call, etc. Calls must be made strictly in accordance with the provisions of the Article of Association. In the absence of Articles of the Association, the provision of Table F will be applied. Schedule 1 of the Company Act 2013 ये हमारे क्या होंगे, अप्लाई होंगे। और ये प्रोविजंस हैं क्या, आइए देखते हैं इन प्रोविजंस के बारे में। तो हमसे यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ टेबल F शेड्यूल 1 रिगार्डिंग टू मेक द कॉल्स। तो उनके रिगार्डिंग एक थ्योरेटिकल या MCQ बेस्ड क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं प्रोविजंस के बारे में। पहला प्रोविजन है, द अमाउंट टू बी कॉल्ड अप ईदर ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट और एनी वन कॉल शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल क्वांटम ऑफ इशू ऑफ शेयर। यानी जितने भी शेयर्स आपने इशू किए हैं उनकी जो भी अमाउंट बनती है उसके 25% से क्या नहीं होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा है, ऑल अमाउंट्स ऑन शेयर शुड बी फुली कॉल्ड अप विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और जितने भी शेयर कंपनी ने इशू किए गए हैं वो सारे के सारे 12 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाने चाहिए, फुली कॉल्ड अप हो जाने चाहिए और उन पे पैसा हमें रिसीव्ड भी हो जाना चाहिए, यानी मांग लिया गया हो पूरा 100% पैसा उसके ऊपर। थर्ड वन पॉइंट है,
देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 month बिटवीन द मेकिंग ऑफ 2 कॉल्स। कम से कम 1 महीने का गैप उनके बीच में होना चाहिए 2 कॉल्स के बीच में, यानी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल यदि मांगी जा रही है तो उनके बीच में कम से कम कितने महीना गैप होना चाहिए, 1 महीने का। एटलीस्ट 14 days नोटिस मस्ट बी गिवन टू शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल। और यदि मान लीजिए कॉल्स का पैसा हमने मांगा है तो कम से कम 14 दिन का नोटिस उनको दिया जाना चाहिए कि भाई आपकी कॉल ड्यू हो गई है, आप उसको पेड कर दीजिए। कॉल मस्ट बी मेड ऑन ए यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल द शेयर्स विद इन द सेम क्लास ऑफ द शेयर्स। जो भी शेयर्स आपने इशू किए गए हैं उन पर रेगुलर बेसिस पर, यूनिफॉर्म बेसिस पर क्या होना चाहिए, पैसा मंगाया जाना चाहिए। एक कॉल लेटर मस्ट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ कॉल, मोड ऑफ रिमिटिंग मनी, एड्रेस टू विच कॉल मनी इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट एंड एट लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग द मनी। एक कॉल लेटर उनको क्या किया जाना चाहिए, स्पेसिफाइड किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, इसमें सारी बातें लिखी हो भाई कितना पैसा देना है, किस तरीके से आप उसको पैसे को पेड करेंगे, किस एड्रेस पर आपको पैसा सेंड करना है, लास्ट डेट पैसा भेजने की क्या रहेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी एक लेटर के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स को देती है। एक बीच में टॉपिक आया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को विराम करेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विद जर्नल एंट्रीज देखेंगे। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या हैं ये देखते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी आर टर्म्ड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। इनमें बेसिकली हम क्या शामिल करके चलते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है इसमें शामिल करने के लिए अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो भी खर्चे किए जाते हैं उनको पूरा करने के लिए जो अमाउंट खर्च की जाती है उसे क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, ड्यूटी पेबल ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स। In case the company has been formed to purchase a running business, the fees charged by accountant or valuer valuing the assets and liabilities of that business। ये जितने भी खर्चे हमारे होते हैं that is to be known as प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो आपसे यहाँ एक क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिलेटेड पूछा जा सकता है, विच वन इज ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, रीजनिंग असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ें, अपने नोट साथ साथ बनाते रहें। एज पर AS 26 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर incurred. They should be written off first from securities premium reserve account, and in the absence of securities premium reserve account it will be written off from the statement of P&L in the same year. And AS 26 is basically related to intangible assets also। ठीक है, ये intangible assets से भी रिलेट करता है, साथ ही साथ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने से रिलेट करता है। ध्यान रखिएगा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के साथ, AS 26। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिगार्डिंग टू द एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरी रिक्वेस्ट है यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप फर्दर क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम रिसीव करते रहें। और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।